गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मोहन भारद्वाज और आज हमें क्या करना है, केमिकल काइनेटिक्स का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट टॉपिक को आगे करना है। जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें आपने क्या किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में जाना और आज उससे हम आगे काम यहां कर रहे हैं। देखिए क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के ऊपर। जनरली हमने स्टडी किया है, जैसे ही हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है सब्सटेंस की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। अगर वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कंपनसेट करती है किसको, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो क्या होता है एक बैरियर होता है जो क्रॉस करना होता है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं टेम्परेचर क्या करता है, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक तरह का क्या हमारे पास मेथड है, क्या किस ये मेथड है कि जो हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट को एनर्जी एब्सॉर्ब करनी होती है तो उसके लिए क्या होते हैं, तरीके होते हैं। कल भी बात की थी, क्या था, लाइट रेडिएशन की हेल्प से कर सकते हैं या फिर हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हीट की हेल्प से कर सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या मेथड है, एक हीट का ही तो मेथड है। तो जिससे क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो एनर्जी किसमें यूज हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में यूज अप होती है और वहां तक पहुंच जाता है, उस लेवल तक जिसकी हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू तक। और जब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल हो जाती है, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्या कर लिया, उनके इक्वल आ चुके हैं वो, तो फिर क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, हम क्या कर रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं किसकी, टेम्परेचर्स की, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, और उन टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस का है। कितना डिफरेंस है, 10 डिग्री सेल्सियस का। उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, फाई के साथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई के साथ। तो जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जो मैंने यहां डेफिनेशन बोली है उसी को क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में हम यहां लिखने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू के। के किससे डिनोट करते हैं, के का डिनोशन किससे हुआ, हमारा रेट कांस्टेंट से। तो के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, रेट कांस्टेंट। टी प्लस 10 यानी कि जो टेम्परेचर है, लेट सपोज मैंने टेम्परेचर कितना मान लिया, 300 मान लिया, कितना मान लिया, 300। तो अब कितना होगा, प्लस 10 डिग्री 310 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या होगा, सेम टेम्परेचर, ये कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट एट 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इन दोनों की क्या करते हैं, हम रेशियो लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों की क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो जो ये रेशियो होती है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो वैल्यू हमें जनरली क्या मिलती है, 2 के अप्रोक्स मिलती है। 2 से थोड़ा सा ज्यादा हमें मिल सकती है। तो जो ये 5 की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, बिटवीन 2 to 3 होती है। क्या होती है, जो 5 की वैल्यू होती है 2 to 3 के बीच में आपको देखने को मिलती है। समटाइम्स कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो 2.2 हो सकती है, 2.3 हो सकती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या हो सकती है, वैल्यू 2.7 हो सकती है। तो जनरली जो हमने देखा कि जो हमारे पास हमने इफेक्ट को स्टडी किया, वो स्टडी करने के बाद क्या पता चला हमें कि जो 5 की वैल्यू थी वो हमेशा क्या थी, 2 और 3 के बीच में ही हमें ज्यादातर देखने को मिली। ठीक है, यहां तक। फिर हम क्या बात करते हैं कि इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए कि कैसे एक इफेक्ट का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, किसके ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर। सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल स्टडी थी वो किसने की थी, अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी, अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने। और उसने अपनी इक्वेशन भी सामने रखी, लेकिन वो तो क्या था, हमें किसकी जानकारी दे रहा था, क्वांटिटेटिवली इफेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा था। किसके इफेक्ट के बारे में, क्वांटिटेटिवली, मतलब कितना इफेक्ट हो रहा है। और ये जो हम यहां स्टडी कर रहे हैं हमें क्या है, क्वालिटेटिवली जानकारी दे रहा है। कैसी जानकारी मिल रही है, क्वालिटेटिव, मतलब ये टेम्परेचर बढ़ने से ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या किया है, ग्राफ को प्लॉट किया है। यहां देखिए जो ये ग्राफ है एक्चुअल में क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज कर्व है, जो आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़े हुए हैं।
जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, आप देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट पे क्या हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, y कोऑर्डिनेट पे क्या हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जो x कोऑर्डिनेट है उस पे क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, x कोऑर्डिनेट पे क्या है काइनेटिक एनर्जी। अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या है T है, टेम्परेचर कितना है T है, उस टाइम पे हमने ये प्लॉट देखा, आप देख रहे हैं प्लॉट ये इस तरह से यहां तक जा रहा है, और ये आपको जो शेडेड पोर्शन यहां कर रखा है ब्लैक मार्कर से, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी आपको शो कर रहा है। फिर जो ये पॉइंट है यहां से यहां तक मैंने डाला है T करके, ये क्या हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है ना। एक जो ये पूरे कर्व के अंदर आप देख रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां है, यही है अगर बात करें तो, और इसको किससे बोलते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे यहाँ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको यहाँ क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, जो ये यहाँ शो कर रहे हैं हम वो क्या हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी किसकी, टी टेम्परेचर पे, कौन से पे, टी टेम्परेचर पे, ये जो पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है आपको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहां डाल देता हूं ये वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है। फिर हमने क्या किया, 10 डिग्री सेल्सियस का राइज किया टेम्परेचर में, तो हमें क्या हुआ, कर्व देखने को मिला ये वाला कर्व, ठीक है। और अगर इस पे मैं क्या देखूं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे को कौन सा पॉइंट मिलता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का, ये पॉइंट, देखिए ये पॉइंट, और ये क्या हमारे पास पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का, किसका है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का। और वैल्यू देखूं तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ये वैल्यू है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखें, किसको देखें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखें तो इसके अंदर जो हमारे पास T टेम्परेचर था ये वाला रीजन था, और इसके अंदर T+10 के अंदर क्या ये रीजन है जिसको अभी मैं क्या कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं, मतलब कि जो ब्लू वाला रीजन है वो तो है ही है, साथ के साथ जो आपका क्या था शेडेड पोर्शन था, क्या था आपका शेडेड पोर्शन था किसका, T टेम्परेचर का, वो हिस्सा भी क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर यहां आता है। तो आप खुद देखिए कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर का राइज कर रहे हैं, तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, नियरली क्या देखिए कितने हो रहे हैं, नियरली डबल इंक्रीज हो रहे हैं। तो डबल इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगी हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि हमने ये पता भी है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, हम ये जानते हैं कि एक इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो आपस में क्या कर सके, टकरा सकें। और तो यहां क्या होंगे, चांसेस अब बढ़ चुके हैं क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, तो जो उनके टकराने के चांसेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के भी चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। पूरे ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, यहां देखिए एक T टेम्परेचर पे है, एक T+10 पे है ना। तो आप देखिए मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहां थी, वैल्यू इसकी यहां थी, है ना। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहां है, यहां है। और जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया 10 डिग्री राइज के साथ, तो हमें नेक्स्ट जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मिली वो कहां मिली, यहां। तो आप बताएं जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए यही बात लिखा हमने, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पीक शिफ्ट्स फॉरवर्ड, जो ये पीक थी अभी यहां है, तो यहां से कहां पहुंचगी, आगे की तरफ पहुंचगी, पीक कहां पहुंचगी, आगे की तरफ, बट डाउनवर्ड्स, आगे की तरफ तो पहुंची लेकिन नीचे पहुंची, डाउनवर्ड्स पहुंची। और क्या बोला कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। तो ये बात भी ठीक है यहां तक। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो भी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या था हमारे पास, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कर्व था, जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, स्टडी किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। देखिए जो ये इफेक्ट को हमने स्टडी किया ग्राफिकल मेथड की हेल्प से,
ये कैसा था क्वालिटेटिवली, ये कैसा था क्वालिटेटिवली। और जो क्वांटिटेटिवली इफेक्ट है वो किसने एक्सप्लेन किया, एरिनियस ने। किसने एक्सप्लेन किया, एरिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। देखिए एरिनियस इक्वेशन, जो हमारा क्वालिटेटिवली इफेक्ट था वो हमने देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का। अब है क्वांटिटेटिवली की बात है। क्वांटिटेटिवली जो इफेक्ट था टेम्परेचर का ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पे, किसने प्रपोज किया, एरिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। और उस इक्वेशन को क्या नाम दिया गया, एरिनियस इक्वेशन नाम दिया गया। तो एरिनियस इक्वेशन क्या थी, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। क्या है ये K क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट। K क्या है, रेट कांस्टेंट। A क्या है हमारे पास, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखिए E क्या होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, तो उससे पहले लिखी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हम यहां बोलेंगे। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। EA क्या हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। EA क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वर्ड भी यूज यहां कर सकते हैं। R क्या हमारे पास, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, हम यहां यूज करेंगे। और T क्या है हमारे पास, T इज टेम्परेचर इन केल्विन। T इज टेम्परेचर इन केल्विन। जो हमें वैल्यू लेनी होती है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए टेम्परेचर की, वो हमेशा किस में लेनी होती है, केल्विन में। तो ये बात आपको ध्यान यहां रखनी है। हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। ये इक्वेशन है। मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं किसका, ln का, बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई ln बोथ साइड्स। क्या होगा, ln K इज इक्वल टू ln A। और जब भी ln की और E की मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस EA बाई RT। ये बचता हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ln को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, लॉगरिथम में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिथम में। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ln से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.303 से। तो मल्टीप्लाई कर दूं, क्या लिखूं मैं यहां, 2.303 लॉगरिथम K इज इक्वल्स टू 2.303 लॉगरिथम A माइनस EA बाय RT। ये मिलेगा मेरे को, दिख रहा है सभी को। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं 2.303 से। क्या करता हूं, डिवाइड बाय 2.303 बोथ साइड्स डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करें तो क्या होगा, 2.303 बाय 2.303 log K इज इक्वल्स टू, यहां क्या होगा, 2.303 log A माइनस EA बाय 2.303 RT। या कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है सभी को। ये क्या होगा, आपस में यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगी, नई इक्वेशन प्रपोज होगी, मॉडिफाइड, वो क्या होगी, log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। जो ये इक्वेशन है, इसी का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव व्यू के लिए। क्या है, हमारी इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के हेल्प से क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास ये इक्वेशन यहां है, log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। इसके लिए क्या करते हैं, पेपर में कई बार क्या होता है, हमें ग्राफ भी देखने को मिलता है। क्या होता है, ग्राफ देखने को मिलता है। वहां से भी क्वेश्चन आपके सामने क्या हो सकता है, पुट हो सकता है। तो देखिए किस तरह से ग्राफ इसके लिए हम प्रपोज करेंगे। हमारा जो ग्राफ है यहां प्लॉट कर रहे हैं किसके लिए, एरिनियस इक्वेशन के लिए। जो हमारे पास क्या है,
वाई कोऑर्डिनेट है, वहां हमने क्या लिया है, log k लिया। क्या लिया, वाई कोऑर्डिनेट पे log k की वैल्यूज ली है। और जो हमारे पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, उसमें क्या लिया हमने 1/t, उसमें क्या लिया है 1/t। ये हमने क्या किया, इन दोनों के बीच इस ग्राफ को स्टडी करने की कोशिश आप कर रहे हैं कि जो ग्राफ हमारा किसके है, log k वर्सेस 1/t के बीच ये ग्राफ हमारे पास है। जब इस ग्राफ को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ग्राफ हमें मिलता है इस तरह से, यूं ये पॉइंट। जब इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो ये ग्राफ हमें ऐसे देखने को मिलता है। अब इंटरप्रिटेशन क्या होता है ग्राफ के अंदर, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो कंपेयर करते हैं हम इक्वेशन के साथ, क्या करते हैं, इस ग्राफ को कंपेयर करते हैं। देखिए आपने मैथ्स के अंदर अच्छे से जानकारी ली होगी, आपके पास क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये होता है। तो ये भी इक्वेशन वैसे ही तो है, log k इज इक्वल्स टू, यहां मैं लिख देता हूं क्या, log a, और वो क्या हमारे पास माइनस EA बाय 2.303 RT। यही वैल्यू मेरे पास इस तरह से लिख सकता हूं, उसको जस्ट मैंने क्या किया है, रीअरेंज किया है ना। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, log k की, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। x क्या है मेरे पास, जो ये x है, x यहां आपको दिखाई दे रहा है क्या, x मेरे पास ये है, ये वैल्यू है x, ठीक है। c वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये वाली वैल्यू होगी c। अगर मेरे को c की वैल्यू पूछी जाए, आपसे पूछे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी ग्राफ के अंदर, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, ये है मेरे पास, यानी कि ये log a की जानकारी हमें यहां दे रहा है, ठीक है। अब पूछेगा पेपर में स्लोप क्या होगा, पेपर में क्या पूछेगा आपसे, स्लोप क्या होगा। तो स्लोप क्या है, ये बचा हुआ x से आगे बचा हुआ क्या है, स्लोप है। तो यहां बचा हुआ क्या है, ये वैल्यू बची हुई है, तो वो क्या है, स्लोप। तो स्लोप क्या हुआ मेरे पास, इस इक्वेशन के लिए स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस EA बाय 2.303 R, ये वैल्यू हुई। तो पेपर में क्या होता है, आपको स्लोप दे देता है, क्वेश्चन में क्या करता है, स्लोप की वैल्यू देता है और उस आपसे एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। क्या निकालिए, एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं ना, क्या होगा, अगर स्लोप की मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, R के साथ, है ना, और उसको नेगेटिव कर दूं और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इनटू 2.303 R, तो वो किसके इक्वल होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम स्लोप से भी एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये तो हमने किसके लिए बना के देखी, जब हमारे पास क्या थी, इक्वेशन log की टर्म्स में थी। अगर हमारे पास ln की टर्म में होती, तो अगर किसकी टर्म में होती, हमारे पास ln की टर्म में होती, तो तब भी हम सोल्व कर सकते थे, तब भी कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। कैसे मुश्किल नहीं है, सेम है, क्या रहेगा हमारे लिए, जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, कौन से इक्वेशन के साथ ग्राफ बना रहे हैं, ln k वर्सेस 1/t, यानी कि मैं ये इक्वेशन उठा रहा हूं, कौन सी इक्वेशन उठा रहा हूं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। तो ln k यहां आ जाएगा, ln k, ठीक है, 1/t। ग्राफ तो वैसा ही बनना है हमारा, ग्राफ तो कैसा है, वैसे ही बनना है, क्योंकि ln a की वैल्यू में से क्या करें, E बाय RT की वैल्यू को क्या कर रहे हो आप, माइनस करें। तो हमेशा वैल्यू का जो ग्राफ बनेगा वो आपका कैसा मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहां y क्या है, ln k, mx कौन है मेरे पास, माइनस EA बाय RT, और c क्या है मेरे पास, ln a। तो ये वाली चीज क्या बनी मेरे पास, ln a, है ना। ये क्या है, 1/t मेरे पास क्या है, x। तो स्लोप क्या बचा मेरे पास, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस EA बाय R, माइनस EA बाय R। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों, क्या कि अगर वो जो ग्राफ है ना, वो किसके बीच दे रखा है, ln के बीच दे रखा है 1/t के, तब आपको अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, R के साथ करनी है, बस खाली किसके साथ करनी है, R के साथ करनी है। और अगर हमारे पास कैसा होता, लोगरिथम ये होता, तब किसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, माइनस स्लोप इंटू R इंटू 2.303 के साथ भी हमें मल्टीप्लाई यहां करनी होती। तो आपको क्या ये ग्राफिकल पॉइंट यहां समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन थी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस क्या बोलता है, जैसे टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो ये वैल्यू हमारी यहां देखिए EA बाय RT, ये है ना इक्वेशन पूरी,
तो जो ये वैल्यू है इसके अंदर कौन सी EA/RT की वैल्यू, तो EA/RT टी टेम्परेचर बढ़ाने से तो जो ये फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फैक्टर कम हो गया। लेकिन ये फैक्टर अगर मैं नेगेटिव में बात करूं, किसकी बात करूं, नेगेटिव की बात करूं, तो नेगेटिव में ये फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये फैक्टर मेरा क्या हो रहा है, टोटली इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव में, ये फैक्टर क्या हो रहा है, टोटली इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव में, तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगी हमारे पास, वैल्यू इंक्रीज होके आएगी। और किसी भी रिएक्शन के लिए अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, उसके लिए इंक्रीज होगी। तो ये क्या थी, पूरी हमारे पास एरेनियस इक्वेशन थी। और ये क्या हमारे पास वो टॉपिक जिसके ऊपर क्या होता है, हमारा न्यूमेरिकल देखा जाता है, इसके अंदर बोर्ड के अंदर देखा जाता है, या फिर हम किसकी बात करते हैं, हमारे कंपटीशन एग्जाम्स की IIT JEE के अंदर भी देखा जाता है, और नीट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगी उसके अंदर क्या लेके आएंगे, हम ऐसे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो आपके किसके अंदर होंगे, जो लास्ट ईयर CBSE बोर्ड के अंदर आए हुए होंगे, या फिर उसके बाद क्या होंगे IIT JEE के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।